हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूं स्मृति। तो लास्ट क्लास में हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, एमसीक्यूज, एंड हमने वीडियो लेक्चर भी देखा है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर लेक्चर करेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार मेरे वीडियो लेक्चर को वॉच आउट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो ये है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ओके। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 में, ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, ठीक है। A state human rights commission can inquire into violation of human rights only in respect of subjects mentioned in the state list, that is list 2, and the concurrent list of the 7th schedule of the constitution, ठीक है। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन किसमें इंक्वायरी कर सकती है? तो स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें और कॉन्करेंट लिस्ट में। सो 2 स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। However, if any such case is already being inquired into by the National Human Rights Commission, अगर ऐसा कोई केस है जिसमें ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायर करी या फिर कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी, तो फिर उसमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं एंट्री करती, इंक्वायर करती है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर्म अपॉन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इन द यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे यूनियन टेरिटरीज में अपना देती है क्या करना है नहीं करना है, बट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को छोड़ के, ठीक है। द फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली आर टू बी डेल्ट विद द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में कौन सी काम करती है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। वहां पे ये वैलिड है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पैरा से, ओके। कॉम्पोजिशन क्या होती है? मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिशन से हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं एंड हमें कॉम्पोजिशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कॉम्पोजिशन के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स। क्या होते हैं कॉम्पोजिशन में? एक चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स, ओके। टोटल 3 मेंबर्स है, एक चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स। द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ हाई कोर्ट। रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं या फिर जज ऑफ अ हाई कोर्ट। And members should be a serving or retired judge of a high court or a district judge in the state with a minimum of 7 years experience as district judge and a person having special knowledge or practical experience with respect to the human rights. So कौन appoint करता है? Chairperson and members are appointed by the governor. The chairperson and members are appointed by the governor on the recommendation of a committee. So गवर्नर तो अपॉइंट करते हैं बट वो रिकमेंडेशंस देता कौन है? एक कमिटी देती है। कौन कमिटी? उसमें कौन कौन से होते हैं? consisting of the chief minister as its head, the speaker of the legislative assembly and the state home minister and the leader of the opposition in the legislative assembly, ठीक है। देखिए पहले तो आपको कॉम्पोजिशन क्लियर होना चाहिए। जो चेयरपर्सन होते हैं या तो वो चीफ जस्टिस होंगे या फिर जज, रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं? चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ अ हाई कोर्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आती है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं।
सो अदर मेंबर्स कौन हो सकते हैं? एक मेंबर हो सकता है रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट, ठीक है, या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, स्टेट का डिस्ट्रिक्ट जज, ये मेंबर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मेंबर जिसके पास नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, किसका? ह्यूमन राइट्स का। अब अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशंस के किस पे? एक कमेटी। कमेटी में कौन कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सॉरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होते हैं। इन द केस of state having legislative council, so chairman of the council भी होंगे, leader of the opposition in the council would also be the member of the committee। जहां पर legislative assembly है सिर्फ, वहां पे क्या होगा? speaker of the legislative assembly, chief minister of the state, home minister, state के home minister और opposition party के leader state assembly में, ठीक है। Further, a sitting judge of a high court or a sitting district judge can be appointed only after consultation with the chief justice of the high court of the concerned state। So sitting judge of a high court या फिर retired sitting judge of a district भी appoint हो सकते हैं। chairperson और members का tenure कितने टाइम का है? a term of 3 years or until they attain the age of 70 years। So term कितना है? 3 years और they attain the age of 70 years। ये दोनों में से कुछ भी, ठीक है। Although the chairperson and members of State Human Rights Commission are appointed by the governor, they can be removed only by the president। So removal का इनको authority नहीं दिया गया है गवर्नर को। So remove कौन कर सकता है? Only by the president। So removal कौन कर सकता है? Not governor but दी प्रेसिडेंट। सो ये सब पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम में इसी सब को फ्रेम करके कुछ ट्विस्ट कर देते हैं, कुछ इधर उधर वर्ड्स कर देते हैं एंड देन दे फ्रेम द क्वेश्चन एंड दे कंफ्यूज अस। सो दिस कॉम्पोजिशन, दिस टर्म and removal is very very important, ठीक है, and committee also, members of the committee। So these three are very important from this chapter। You need to revise बार बार, okay, to have a clarity of this, okay। चलिए, the president can remove them on the same grounds and in the same manner as she can remove the chairperson or a member of National Human Rights Commission। same ground, same method होगा जो National Human Rights Commission के members को remove करने का होगा, chairperson को। So क्या क्या removal के कारण हो सकते हैं? If she is adjudged or adjudged and insolvent, or if she engages during his or her term of office in any paid employment outside the duties of his or her office, if she is unfit to continue, if she is of unsound mind, if she is convicted and sentenced to imprisonment for an office। So इसके अलावा और भी addition है। The president can also remove the chairperson or a member on the ground of proved misbehavior or incapacity। However, in these cases, the president has to refer the case to the Supreme Court of India, upholds the cause। अगर Supreme Court को सही लगता है, then वो remove करेंगे, otherwise they will not remove। Salaries, allowances are determined by the state government। So, कौन determine करता है इनकी salaries and allowances? State government, okay। फंक्शंस क्या क्या है, फटाफट से फंक्शंस देख लेते हैं और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके वर्किंग और बाकी चीजों को फिनिश करेंगे, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ द कमीशन आर टू इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसी भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इंक्वायर करना है। नेग्लिजेंस हो रहा है इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। टू इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। सो कोर्ट के पास कोई भी पेंडिंग केस है जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है तो इसमें इंक्वायर कर सकती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। जेल को विजिट कर सकती है, डिटेंशन के बारे में देख सकती है,
To review the constitutional and other legal safeguards for the protection of human rights. So review कर सकती है जो भी legal safeguards है या फिर protection दिया गया है ह्यूमन राइट्स के लिए, तो उसको रिव्यू कर सकती है, रिकमेंड भी कर सकती है. टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो रिव्यू भी कर सकती किस फैक्टर्स को, क्यों टेररिज्म हो रहा है और जो टेररिज्म के कारण ह्यूमन राइट्स को अफेक्ट हो रहा है. टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च, सो रिसर्च कर सकती है ह्यूमन राइट्स पे. टू स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी, सो ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस करना भी इनका काम है. ठीक है, अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और फंक्शन ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स कमीशन. टू एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज एनजीओज, उनको उनके एफर्ट्स को सराहना करना, उनके साथ मिल के काम करना, वो भी इनका जॉब है. To undertake such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights. So और भी other functions जो ये necessary मानते हैं human rights के लिए वो कर सकते हैं. But याद रहे ये सारे जो functions है recommendatory in nature है, not mandatory. Okay? तो इसी के साथ आज का ये part 1 था. Okay? part 1 है इस chapter का. प्लीज आप लोग जाके ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद वापस से रिवाइज कीजिए इनके कॉम्पोजिशन को, कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, और टर्म और रिमूवल, ये सारी चीजें को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं, फंक्शन से ज्यादा कुछ नहीं आता है, बट कॉम्पोजिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, क्लैरिटी आ रही हो आपको सब्जेक्ट में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. आप सब्सक्राइब करने में बहुत लेट करते हो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलो एस्पिरेंट्स. सो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए. मिलते हैं इसके पार्ट 2 में. ठीक है, तब तक आप पहले के भी जितने वीडियोस है उसे भी चेकआउट कर सकते हो. हैव अ ग्रेट डे.